क्या आपको लगता है कि किसी देश में, चाहे वो डेमोक्रेटिक रहे, चाहे वो रिपब्लिकन रहे, या वो एक कम्युनिस्ट कंट्री रहे, या शरिया कानून लागू होना चाहिए? क्या शरिया कानून के बारे में आप लोग डिटेल जानते हैं? या शरिया कानून किस चीज़ से अडाप्ट किया गया है, क्या ये बारे में जानते हैं? तो आज मैं आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूँ कि शरिया कानून और डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सभी को एक बार और वार्म वेलकम। मेरा नाम स्वप्निल नायडू है। मैं एक टीचर हूँ और टीचर होने के नाते मेरा काम बनता है कि आपको सही जानकारी दूँ। तो ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये जानकारी वो फैक्ट्स के ज़रिए है जिस पे मैंने स्टडी की है, और मैंने उन फैक्ट्स से कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स निकाले हैं जो आपको मैं ईजी वे में समझा सकूँ। मेरे रेफरेंसेस जो है वो रेफरेंसेस है डेमोक्रेटिक, जितनी भी डेमोक्रेसीज की जितनी भी बुक्स लिखी गई है अलग अलग कंट्री में जहाँ डेमोक्रेसी वर्क करती है। इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, हम सब जानते हैं। और साथ में जो शरिया लॉज जिस जिस कंट्रीज़ में लागू हुए हैं वो हदीद के तहत किस तरीके से लागू हुए हैं, वो हदीद के भी मैंने ट्रांसक्रिप्शंस पढ़े हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं शरिया लॉ और डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंट क्या होता है। देखिए, ये सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का डिफरेंस होता है। किस तरीके से गवर्नमेंट चलाई जाती है, किस तरीके से गवर्नमेंट के डिसीजंस लिए जाते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट अपनी चीज़ों को एम्फसाइज करती है और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करती है। अब यहाँ पे एक वैल्यूज़ भी होती है, डिफ्रेंशिएट भी किया जाता है, ह्यूमन राइट्स को भी ध्यान में रखा जाता है। बट शरिया और डेमोक्रेसी में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी डिफरेंट है और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो यहाँ पे हम शरिया लॉ को और डेमोक्रेसी को दोनों को साइड बाय साइड समझेंगे। तो शरिया लॉ जो है ये बेस्ड होता है इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे। देखिए, इस्लामिक प्रिंसिपल्स मतलब जो हदीद में लिखा गया है और जो कुरान शरीफ में लिखा गया है। हम कुरान शरीफ के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि जो लॉज इंप्लीमेंट होते हैं शरिया में वो हदीद के तहत होते हैं। हदीद उनका एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन है जो ये लागू करवाता है कि किस टाइप के लॉज कैसी परिस्थिति में कैसे लिए जाए। डेमोक्रेसी जो होता है बेस्ड होता है पॉपुलर सोवरेनिटी एंड ह्यूमन राइट्स। देखो, ह्यूमन राइट्स का इसमें ध्यान रखा जाता है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति को किसी कास्ट, क्रीड, कलर या रिलीजन के तहत यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं करते। यहाँ पे हम उस पर ये चीज़ का फोकस करा जाता है कि डेमोक्रेसी में वो किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, उसकी ह्यूमन राइट्स क्या है, उसके कॉमन राइट्स क्या है, वो किस तरीके से जुडिशल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है और अपने आप को सेफ रख सकता है, यानी सेफ गार्ड। ठीक है। शरिया लॉ की बात करेंगे तो ये डिराइव किया जाता है कुरान और हदीद से, मैंने आपको बताया हुआ है। ये इंटरप्रिटेशन है। देखिए, हदीद के ना इसमें कुछ इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशंस का मतलब ये होता है कुछ चीज़ों का अडेप्ट किया गया है। अब देखिए, जो चीज़ें अडेप्ट की गई है अगर उस पर एक प्रॉपर वे में स्टडी किया जाए तो हम ये देखते हैं कि ये एक बुक से अडेप्ट किया गया है। दिस इज़ नॉट द लॉज विच आर एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड एज पर द नीड। सालों से हदीद के कुछ कानून चलते आ रहे हैं जो कंटिन्यूसली चल रहे हैं। ठीक है। हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करूँ तो एम्फसाइज फॉर इक्वल फ्रीडम एंड रूल ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वल फ्रीडम होना चाहिए सबको, औरत हो या आदमी हो उसके राइट्स एक होने चाहिए, छोटा बच्चा भी हो उसके राइट्स एक होने चाहिए। तो डेमोक्रेसी राइट्स, इक्वल राइट्स की बात करता है। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी एक अभिशाप है। देखिए, अभिशाप उसके लिए है कि अगर आप गलत इंसान को चुन के लाते हैं। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी है ना, पाकिस्तान में तो शरिया लॉ नहीं है। ठीक है, पर पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में जैसे प्रजा वैसा उनका राजा। तो प्रजा ही अगर राजा को ऐसे को चुन के लाती है जो राजा कैलिबर में, समझदारी में, नॉलेज में, ये सारी चीज़ों में अगर लैक करता है तो जाहिर सी बात है वहाँ डेमोक्रेसी को आप सही तरीके से लागू नहीं कर सकते। हम रिसेंटली देख रहे हैं बांग्लादेश वॉज अ डेमोक्रेटिक, मगर आज की डेट में मैं बांग्लादेश को डेमोक्रेसी नहीं बोलूँगा। आज की डेट में बांग्लादेश जो है वो रेडिकलिज्म की तरफ जा रहा है। रेडिकलिज्म की तरफ एक समय अफगानिस्तान गया था। अफगानिस्तान में शरिया लॉज चलते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्ट शरिया लॉज चलते हैं। ठीक है, कुछ हद तक शरिया लॉज में कुछ ढील दी गई है, सऊदी अरेबिया में, दुबई, इनमें दिया गया है। बट मैं बाकी कंट्रीज़ की अगर बात करूँगा, कुछ ऐसे स्टेट्स है, कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जो शरिया लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है एज़ पर हदीद बुक। यहाँ पे क्या होता है, शरिया लॉ एम्फसाइज डिवाइड सोवरेनिटी एंड गॉड्स लॉ। देखो, यहाँ पे ये ईश्वर यानी अल्लाह के लॉ को मानते हैं। इनका कहना है कि अल्लाह ने जो लॉ बनाया है, अल्लाह ने जो लिखा हुआ है वही लॉ है। किसी के धर्म विशेष के हिसाब से उसके लॉज बने हुए हैं, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का लॉ नहीं बना हुआ है। पहली बात तो आपको ये बता दूँ, मैं जाके अगर बोलता हूँ कि मेरे साथ अन्याय हुआ, इसका कोई स्कोप नहीं है। वो बोलेंगे आपके साथ कोई अन्याय हुआ ना, तो उस अन्याय की क्या सज़ा है वो लिखी है हमारे पास, पर अन्याय को आप अपने अगेंस्ट साबित नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ पे डेमोक्रेसी में बोलता है पावर हेल्ड बाय द पीपल और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। देखो, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं, हम अपने लोग भेजते हैं, अपने नेताजी सो कॉल्ड जो आप बोलते हो वो नेताजी आप भेजते हैं चुन के। नेता भी सही चुन के भेजोगे तो सब सही होता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलीजियस कोड। देखिए, यहाँ पे कोई
संविधान नहीं है। मैं आपको ये बता दूँ, इनका कोई स्पेसिफिक संविधान नहीं है। शरिया लॉ एक बुक है जो मैंने आपको बताया कि वही संविधान है। संविधान कोई सेपरेटली इसमें कोई समय के हिसाब से कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसे चल रहे हैं वैसे ही लॉज है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसा लिखा है वही होना। यानी अगर किसी ने रेप किया है और उसको अगर 100 कोड़े देने हैं और उसको एक पिट में डालना है और बोलना है कि इसको पत्थर मारे तक मरने दो, तो यही लॉज कई साल से चल रहे हैं और इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होता। यानी शरिया में कभी कोई अमेंडमेंट नहीं होता। शरिया लॉज में कहीं पे भी कोई अमेंडमेंट नहीं होता। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम। ये डेमोक्रेसी में होता है। देखो, इंडिविजुअल राइट एंड फ्रीडम, मेरे को 5 फंडामेंटल राइट्स मिले इंडिया में। बहुत सारे लोगों ने सिविक्स में पढ़ा हुआ है, पर मैं अगर 5 फंडामेंटल राइट्स अगर पूछ दूँ किसी से, तो उनमें से कोई भी इंसान 5 फंडामेंटल राइट्स के बारे में कभी नहीं बताएंगे मुझे, क्योंकि उसे याद ही नहीं है। हमारी विडंबना क्या है हिंदुस्तान में कि हम पास होने के लिए पढ़ते हैं, और पास होने के लिए जब इंसान पढ़ता है ना, वो ज़िंदगी भर फेल होता रहता है। पास होने के लिए मत पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए। पास तो आप ऐसे ही हो जाओगे। 5वां पॉइंट, कैन बी इनकंसिस्टेंट अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। देखो यहाँ इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है। अभी मैं एक सिंपल सा बोलता हूँ कि इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं। जैसे कुछ समय पहले सऊदी अरेबिया और दुबई में लड़कियों को यानी लेडीज़ को, महिलाओं को गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं थी। अभी वहाँ की गवर्नमेंट ने गाड़ी चलाने का परमिशन दिया। देखिए, वहाँ की गवर्नमेंट शरिया लॉज में ढील दे रही है, चेंज नहीं की। मैं आपको ये समझा दूँ, लोग बोल रहे हैं ना शरिया लॉज में चेंज आए, चेंज नहीं आए, सिर्फ ढील दी गई है। गाड़ी चला सकते हो। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप किसी कंपनी की CEO बन सकते हो, MD बन सकते हो। नहीं, वो हस्बैंड ही बनेगा, वो एक आदमी बनेगा। तो शरिया लॉ, अगर मैं एक छोटा सा अगर एक कंक्लूजन निकालूँ, तो शरिया लॉ जो है वो एक मेल बेस्ड लॉ है, फीमेल बेस्ड लॉ नहीं है। मेरे एज़ पर मेरे जो कैलकुलेशंस और मैंने जो रिसर्च की है उसके तहत, मतलब काफ़ी समय से देख रहा हूँ। डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि यहाँ पर इनकंसिस्टेंट किसी रिलीजन के साथ नहीं रहा जाता है। किसी भी रिलीजन को कंसिस्टेंटली रिस्पेक्ट दी जाती है। देखिए, डेमोक्रेसी में एक संविधान होता है, वो संविधान के तहत सभी रिलीजन्स को, सभी कास्ट को, सभी क्रीड को, कोई भी कलर का हो, काला हो, गोरा हो, नीला हो, पीला हो, गुलाबी हो, बैगनी हो, कोई भी कलर का हो, सबको बराबर अधिकार दिया जाता है। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब कुछ की डिफरेंसेस हम देखते हैं दोनों के पॉइंट्स को मिला के। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, मैंने आपको बताया शरिया के कोर्ट्स अलग होते हैं। शरिया के कोर्ट्स में हमारे यहाँ पे जैसे संविधान की बेंच पे एक जज बैठता है, वहाँ पे शायद जज नहीं बैठते, नॉट श्योर अबाउट इट, बट वहाँ जज नहीं बैठते जहाँ तक मैं जानता हूँ। वहाँ पे वो लोग बैठते हैं जो रिलीजियस, हम रिलीजियस गुरुज बोलते हैं, उनके केस में भी रिलीजियस गुरु होते हैं, वो लोग बैठते हैं, वो लोग फैसला करते हैं। कोई स्पेसिफिक बॉडी नहीं। बट डेमोक्रेसी में कैसा है, वो ह्यूमन कंसेंट के हिसाब से चलता है। डेमोक्रेसी में एक संविधान होता है, उसके तहत आप केस कर सकते हैं। आपके पास वेरियस कोर्ट्स होते हैं, अलग अलग लेवल में आप अपने केस लड़ सकते हैं। आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप हाई कोर्ट जाइए, और सेटिस्फाइड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। और भी सेटिस्फाइड नहीं है अगर आप, तो आप सॉलिसिटर जनरल के पास में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। वो एप्लीकेशन को वो प्रेसिडेंट के पास फॉरवर्ड करता है। प्रेसिडेंट इसके ऊपर फिर निर्णय लेते हैं कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है या आपको दोबारा से सही तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए। Scope of application, Sharia law governs all aspects of life, whereas democracy focuses on the government and public policy. देखो, शरिया लॉ ना आपकी पर्सनल ओपिनियन को उतना मायने नहीं करता है। जो चीज़ें होती है उसमें इंटरवेंशन होता है। मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरवेंशन होता है। अगर मैं बोलूँगा आपको कि आप गाड़ी चलाइए, तो अगर उस कंट्री में अगर किसी लेडी को गाड़ी चलाने की अलाउड नहीं है और वहाँ पे शरिया लॉ है, तो वो बोलेगी मैं नहीं चला सकती, मुझे 100 कोड़े मिलेंगे। उनका लॉ है, मैं उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें। भाई हर कंट्री के अपने लॉ है, उन्हें वो लॉ मानना है वो मानिए। पर मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि शरिया में जो कानून है वो शरिया में डेमोक्रेसी में भी वो लागू होना चाहिए। तो ऐसे तो भाई आपके घर में किसी ने आपकी लड़की को छेड़ दिया, तो आप रास्ते में उसको क्या कुटाई करोगे? रास्ते में उसको गड्ढे में डाल के जान मारे तक उसको पत्थर मारोगे, या उसके हाथ कटवा दोगे, या उसके प्राइवेट पार्ट्स कटवा दोगे? ऐसा नहीं हो सकता ना, ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। आपके प्राइवेट पार्ट्स आपके हैं, उसे काटने का अधिकार नहीं है। देखो, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है कुछ कंट्रीज़ में गोली मारी जाती है कैपिटल पनिशमेंट में, कुछ कंट्रीज़ में फांसी लगाई जाती है, हमारे देश में फांसी लगाई जाती है। तो कैपिटल पनिशमेंट दो ना आप उसको कैपिटल पनिशमेंट दो ना, तड़पा क्यों रहे हो? ख़त्म ही कर दो। अगर वो गिल्टी है तो उसको बिल्कुल उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बट सज़ा का प्रावधान तड़पाना नहीं होता। तड़पाने से आप सज़ा नहीं दे रहे हो, तड़पाने से ऐसा हो रहा है कि आप उसके पीछे घर में कुछ लोगों को ऐसे क्रिएट कर रहे हो जो अब आपसे पर्सनल दुश्मनी रखेंगे।
आप कभी ना कभी तो अपने शरिया लॉ की जो बेंच है जहाँ पे आप जज बन के बैठे हो, कभी तो उतरोगे, कभी तो नॉर्मल लाइफ में आओगे, कभी तो बाहर घूमोगे, तब आपका वो खेल कर देगा। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में कोई जज से दुश्मनी नहीं रखता। मालूम है जज चेंज होते रहते हैं। जज को इंडिविजुअल थोड़ी डिसीजन दे रहा है, जज तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के हिसाब से दे रहा है, एविडेंसेस के हिसाब से दे रहा है, CRPC की धारा के हिसाब से दे रहा है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाता है। रोल ऑफ रिलीजन, शरिया इज़ डीपली रूटेड टू इस्लाम एंड डेमोक्रेसी सेपरेट्स रिलीजन फ्रॉम स्टेट। डेमोक्रेसी में कोई स्पेसिफिक रिलीजन के बारे में हम बात नहीं करते। हम ये नहीं बोलते कि आप इस रिलीजन के हो तो आपको एक स्पेशल कैटेगरी मिलेगी, आप इस रिलीजन के हो तो स्पेशल कैटेगरी मिलेगी। आप बराबर हो। खून किया है ना आपने, तो आप सज़ा के हकदार हो। सबके लिए कैपिटल पनिशमेंट है, आपके लिए भी रहेगी। अगर आप इनोसेंट हो तो प्रूफ कर दो, आपको बाइज्जत बरी किया जाएगा। और अगर आप इनोसेंट नहीं हो तो आपको कैपिटल पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कंट्रीज़ जो शरिया लॉज को मानती है, 100% शरिया लॉज की बात कर रहा हूँ मैं। वो है ईरान एंड सऊदी अरेबिया। इम्प्लीमेंटेड प्राइमरी लीगल, देखो एक प्राइमरी तौर पे शरिया लागू किया है इन्होंने। प्राइमरी मतलब कुछ प्रावधानों में शरिया लागू होगा, कुछ प्रावधानों में शरिया नहीं लागू होगा। कुछ प्रावधान में शरिया लागू नहीं करते हैं और कुछ प्रावधान में उन्होंने एक डेमोक्रेटिक वे अपनाया है कि आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें बिल्कुल डेमोक्रेसी के तहत पे आप कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते, आपके साथ शरिया के हिसाब से ही इंसाफ होगा। फिर आता है जैसे जो कंट्रीज़ जो 100% की बात कर रहा हूँ मैं, जो कंट्रीज़ 100% शरिया को मानती है, तो वो कंट्रीज़ जो है जैसे अफगानिस्तान हो गया, 100% शरिया को मानती है। आप कोई दूसरा कानून वहाँ नहीं ला सकते। अब कुछ कंट्रीज़ है जो मिडिल ईस्ट की है, जिन्हें हम कहते हैं टर्की एंड इंडोनेशिया, इन्होंने बेसिक शरिया लॉ लाए है मगर ब्लेंड कर दिया उसको डेमोक्रेसी के हिसाब से। क्योंकि आप अगर देखोगे टर्की में तो वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे ऐसा नहीं कि अर्दवान साहब बन गए तो अर्दवान साहब ज़िंदगी भर रहेंगे। अर्दवान साहब की जगह भी कोई ले सकता है, इलेक्शंस होते हैं, ऑब्वियस है। अदर कंट्रीज़ की बात करेंगे तो डेमोक्रेसी जो है वो जैसे इंडिया हो गया है, ठीक है। बाकी जितनी भी कंट्रीज़ है, मैं चाइना की बात नहीं करूँगा, चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री। हाँ, अभी शी जिनपिंग साहब वहाँ बन गए तो वो मरते दम तक शी जिनपिंग साहब ही रहने वाले हैं, और वो जब अपना उत्तराधिकारी किसी को चुनेंगे तो वो बन के रहेगा। तो यहाँ पे बात यही आ जाती है कि आप लोग ये बात को थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ फॉल्स मीडिया, व्हाट इज़ सैबोटेज मीडिया, तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन शरिया एंड डेमोक्रेसी। तो शरिया देखो, कुछ कंट्रीज़ ने जिन्होंने शरिया लागू किया है ना, अफगानिस्तान, आज उसकी हालत देखो आप क्या है। बांग्लादेश उसी राह पे जा रहा है, रेडिकलिज्म हो रहा है। देखो रेडिकलिज्म इन एनी फॉर्म, चाहे वो हिंदू करे, चाहे मुसलमान करे, चाहे सिख करे, चाहे ईसाई करे, रेडिकलिज्म होना नहीं चाहिए। मेरा कहना है रेडिकलिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रेडिकलिज्म इज़ अ टैबू और ये आपको बदलना पड़ेगा। तो आप लोगों के ह्यूमन राइट्स मत छीनो, चाहे कोई भी रहे, किसी भी देश का कानून रहे, कैसा भी कानून रहे। हम कोई स्पेसिफिक शरिया के बारे में बात नहीं करेंगे, हम डेमोक्रेसी के, हम सिर्फ बात करेंगे ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स आपके सही होने चाहिए। अब एक तो स्टूडेंट ने मुझे ये पूछे कि सर क्या हमें स्कूल में ज़बरदस्ती किया जाएगा, हम तो इस्लाम मानते हैं, हम तो बुर्का पहनते हैं और हम नकाब पहनते हैं। मतलब बेटा वो आपके धर्म में है और इसके लिए कोई आपको मना नहीं करेगा। आप हिंदुस्तान में बिल्कुल फ्री हो। मैं US UK की बात नहीं करूँगा, मैं इंडिया की बात करूँगा। इंडिया में आप बिल्कुल फ्री हो, आप पहन सकते हो बेटा। तो बोले सर फिर हमको स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहनने बोलते? बोला बेटा देखो, मुझे एक बात बताओ, आप पर्दा करते हो, क्यों करते हो? इसलिए कि गैर मर्दों की गलत नज़रें आपके शरीर के पार्ट्स या आप पे ना पड़े। बिल्कुल सही बात है। हमारे हिंदुओं में भी लेडीज़ पल्ला लेती है, हमारे हिंदूज़ में भी सलवार कुर्ता पहनती तो लेडीज़ चुन्नी लेती है ना। सभी धर्मों में होता है, सभी धर्मों में ये चीज़ का एक वो होता है कि अपनी लेडीज़ या कोई लेडीज़ अगर अनकंफर्टेबल फील कर रही है तो वो पहन सकती है। पर बेटा मेरे को एक बात बताओ, स्कूल में क्या अनकंफर्टेबिलिटी है? स्कूल में तो बेटा टीचर्स होते हैं, टीचर्स आपके पिता की उम्र के होते हैं, और अगर आपको उनसे कोई समस्या है, अगर वो आपको ऐसा कोई कुछ गलत अभद्र व्यवहार करते हैं तो आप बिल्कुल प्रशासन से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। और उनके लिए प्रावधान है कि उनको पॉक्सो एक्ट, अगर आप 18 साल से नीचे है तो पॉक्सो एक्ट लगाया जाता है। पॉक्सो एक्ट बहुत ख़तरनाक एक्ट है। एक बार आप अंदर गए तो बस जेल में ही रहना है। प्रूफ हो गए गिल्टी, गए काम से आप। और पॉक्सो एक्ट, उसमें रेप भी आ जाता है, मोलेस्टेशन भी आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं।
तो मैंने उस बच्ची को वही बताया ना, बेटा स्कूल में अनकम्फर्टेबल कभी मत हो। स्कूल कॉलेज ये शिक्षा का मंदिर है बेटा, यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती। और कोई अगर आपसे करता है तो बेशक अपनी आवाज़ उठाइए, आप बताइए प्रशासन को, प्रिंसिपल को बताइए। नहीं सुनते प्रिंसिपल, कोई बात नहीं, आप कलेक्ट्रेट जाइए, डायरेक्ट जाइए। कलेक्टर से, हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिलने का डेली एक समय होता है। ये मुझे पहले मालूम नहीं था, मेरे फादर ने मुझे ये बात बताई। आप डेली जा सकते हैं। कॉमन इंसान अपना एक सादा सा एप्लीकेशन जिस भाषा में जानता है, हिंदी अंग्रेज़ी जो भी भाषा जानता है, वो भाषा में बना के आप एक दिन पहले वो एप्लीकेशन दे दीजिए वहाँ के बाबू को। वो आपको बताएंगे कि 1-2 दिन बाद आपका वेटिंग है, 2 दिन बाद आप आ जाइए। आप कलेक्टर साहब से पर्सनली मिल सकते हैं। आप कलेक्टर साहब को बोलिए, कलेक्टर साहब जो है उसको इंटरवेंशन करने का अधिकार है, और वो सीधा बात करेंगे एजुकेशन मिनिस्ट्री से कि ये चीज़ हो रही है यहाँ। उनकी टीम आएंगी, आपसे पूछेगी, आपके पास कुछ वैलिड प्रूफ्स है तो आप बताइए, या आपके साथ जो घटना हुई है उस घटनाक्रम को वो रिक्रिएट करेंगे, और रिक्रिएट करके वो सामने वाले के ऊपर बेशक सख्त से सख्त कार्रवाई हो। किसी प्रकार का अगर आपके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया है तो पॉक्सो एक्ट है उसके लिए। किसी प्रकार से आपसे छेड़छाड़ की गई है तो भी उसके लिए एक्ट है। मान के चलिए कि आप किसी ऐसे इंसान से छिड़वाया जाता है, या आपको ऐसे इंसान को कोशिश करता है मॉलेस्ट करने की या आपको परेशान करने की, जो व्यक्ति क्रिमिनल इसमें आता है, तो उसके लिए क्रिमिनल एक्ट भी है जिसमें क्रिमिनल प्रोविजन के तहत गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है। तो आपके पास पूरे अधिकार है। आप स्कूल के बाहर बेशक आप अपना लिबास पहनिए, बिल्कुल बेशक पहनिए, पर स्कूल में आप एकदम टेंशन फ्री रहिए। स्कूल कॉलेज में फ्री रहिए, तो आपकी जगह है। स्कूल कॉलेज देखो किससे है, स्कूल कॉलेज बच्चों से है। अगर बच्चे ही स्कूल कॉलेज में नहीं रहेंगे तो स्कूल कॉलेज खोलने का कोई अर्थ ही नहीं बनता है। तो मैंने आज आपको बताया कि शरिया और डेमोक्रेसी में डिफरेंस क्या है। इसी के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, सही पढ़िए। शरिया और डेमोक्रेसी के बारे में डिफरेंस बीच में अभी काउंसलिंग में पूछा गया था स्टेट पीएससी से। स्टेट पीएससी में ये बोला गया था कि शरिया और डेमोक्रेसी में डिफरेंस क्या है, और इसको आप अपने मतलब शॉर्टर वे में कैसे समझा सकते हैं। मैंने भी आपको शॉर्टर वे में समझाया। तो ये पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स के तहत आप उनको समझा सकते हैं, क्योंकि इससे आपको ये समझ में आता है कि अगर कल की डेट में आपको कमिश्नर बनाया जाता है या IAS UPSC बनाया जाता है, तो आपको ना पता रहना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको किस प्रकार के कानूनों के तहत किसी के ऊपर कोई कार्रवाई करनी है, या किस कानून के तहत किसी का संरक्षण या प्रोटेक्शन करना है। तो सभी लोगों को बोलता हूँ, सभी धर्मों के लोगों को बोलता हूँ, कृपया करके किसी भी प्रकार के भ्रम में ना आए। किसी भी प्रकार के कोई नेताजी कुछ बात बोल देते, बोलने दीजिए नेताजी को, देखो उनका काम है बोलना। पॉलिटिशियंस का काम क्या है, पॉलिटिक्स करना है। आपने छींक मारी, वो ये फैला देंगे कोविड आ गया। आपको डिसेंट्री लगी, वो फैला देंगे गंदा पानी आ गया। आपको बुखार आया, वो फैला देंगे कि भैया यहाँ पर तो मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड चल रहा है। देखो आपको समझदार बनना है, आपको एजुकेटेड बनना है। एजुकेटेड इंसान की एक पहचान होती है, वो सुनता सबकी है, करता अपनी है। और एक अनपढ़ इंसान की, अनएजुकेटेड इंसान की एक पहचान होती है, वो सुनता सबकी है और करता भी सबके हिसाब से। वो नहीं करना है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आप सब बहुत अच्छे से रहे, और मेरी तरफ से आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ समय के बाद हमारे मुस्लिम भाई बहनों का भी ईद आ रहा है, मैं उसके लिए भी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहता हूं कि हर धर्म के बच्चे सही पढ़े, अच्छा पढ़े, आने वाले समय में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से आपस में ना झगड़े और भाई बहन बन के रहे। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहूँगा, अगली बार फिर से कुछ मिलूँगा कुछ नए टॉपिक के साथ जो आपको सही जानकारी दे सके। धन्यवाद।